टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो आपके पास में है वो मैट्रिसेस है, और चैप्टर नंबर जो 4 जो आपके पास में है वो डिटरमिनेंट है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नॉर्मली कहीं कहीं पर पहले डिटरमिनेंट पढ़ाया जाता है, फिर मैट्रिसेस पढ़ाई जाती है। ठीक है, ओके, क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेरिजन टू मैट्रिसेस, लेकिन जरूरी मतलब पढ़ना पहले मैट्रिसेस को चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो चैप्टर है, ये कह दें जो चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों, ये जो हमारे पास दोनों चैप्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12 के लिए भी, एज वेल एज हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जेईई मेंस या जेईई एडवांस होते हैं, उन सभी के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है साहब, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे जेईई एडवांस का, गूगल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे मैट्रिसेस के, 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे। फाइबर सौ में जेईई मेंस में भी आएगा, जेईई एडवांस में भी आएगा, उतना ज़्यादा टफ है नहीं जितना ज़्यादा टफ हमें लगता है। फाइबर अगर हम चीज़ों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो चलिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा धीरे स्पीड रखूँ, फिर भी अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप जो है स्पीड कम करके देख लीजिएगा। ठीक है साहब, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास में चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। पहले हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे, आपका दिन हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स वास्तव में होता क्या चीज़ है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को अपना देवता मानते हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ मैट्रिक्स, है ना। देखो पहली बात तो देखो यहाँ मैट्रिसेस लिखा हुआ है, यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मैट्रिसेस जो होता है वो प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया और मैट्रिसेस प्लूरल हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ओके, यहाँ पर आपको 2 शब्द पे ध्यान देना है, एक तो रेक्टेंगुलर और एक एरे। एरे का मतलब क्या होता है भैया, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ओके, शॉर्ट में हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, एरे कह देते हैं। तो एरे इज व्हाट, अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट करना होता है हमको, या तो नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। समझ में आ रहा है क्या? हमें नंबर्स का अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो वास्तव में मैट्रिक्स क्या चीज है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मैं कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, वो नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमने केवल यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली नंबर्स लिखा है, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन आ जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स क्या चीज होती है। मैट्रिक्स इज व्हाट, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या चीज होती है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फंक्शंस यू कैन से, तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर अगर अपन यहाँ से देखें तो ऐसे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट होता है। क्या इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैट्रिक्स क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया पहली बात। समझ में आ रहा है क्या? मैट्रिक्स के अपने नियम कानून हैं, इसको नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसमें नॉर्मल अलजेब्रा काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? कब काम करेगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा अलग से, है ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, स्केलर प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास में होता नहीं, जिसको हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 12th में भी हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही मैट्रिक्स की अपनी पर्सनल अलजेब्रा है, यहाँ नॉर्मल अलजेब्रा काम हमेशा नहीं करेगी। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के अपने अलग नियम कानून है, मैट्रिक्स को ऐड करने के अपने अलग नियम कानून है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कब कौन सी चीज अप्लाई होगी, मैट्रिक्स में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं होगी, ये सब हम लोग चीज देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो हमसे अगर कल के दिन कोई पूछ ले कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो अपन क्या बोलेंगे भैया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फिर फंक्शन का। अब तुमसे कोई पूछे हाँ भाई जो नंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, तो आप बोलेंगे दे कैन बी रियल और इमेजिनरी, दोनों पॉसिबल है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अब होता क्या है, मैट्रिक्स को हम लोग नॉर्मली इस तरीके की स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा आप इसी चीज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है a = 1 2 3 4, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको ऐसे डिनोट करें, आपको कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 1 2 3 4, और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो 2 डंडे ऐसे लगा देंगे 1 2 3 4 समटाइम। ये बहुत ही रेयरली 1% चांसेस होते हैं इसके, समझ, इसके 60% चांसेस होते हैं और ये 39% ये भी रहता है। नॉर्मली आपको यही मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये भी दिया जा सकता है, तो कहीं कहीं पर ये भी लिख सकते हैं। देखो इसमें और डिटरमिनेंट में फर्क होता है। डिटरमिनेंट में केवल ऐसे 2 डंडे होते हैं बस, और ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4, ये डिटरमिनेंट हो गया, ये डिटरमिनेंट का साइन है। इसके वैल्यू निकालनी, ये क्या चीज है, मैट्रिक्स है। ये भी मैट्रिक्स का साइन होता है, ये भी मैट्रिक्स का साइन है, और ये भी मैट्रिक्स का साइन है। तो ऐसा मिले ऐसा मिले ऐसा मिले सब चलता है।
समझ में आ गया आपको? तो इतना समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। अच्छा, अब मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करें, या फिर अपन कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आपने देख लिया रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, नॉर्मली हम लोग मैट्रिक्स को ए बी सी डी ई, है ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ओके, ये मैंने एग्जांपल एनसीईआरटी के लिए हुए हैं यहाँ पे ना। यू कैन सी यहाँ पर सब रियल नंबर्स है, -2 5 0 2 5 3 6, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। यहाँ पर देखो आयोटा आ गया, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर में चला गया। ये इमेजिनरी और पूरा मिला के क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में 2 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। नाउ यू कैन सी यहाँ पर फंक्शन आ गया, है ना। x³ एक फंक्शन होता है, 1 + x एक फंक्शन है, cos x फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास 11 हमने पढ़ा हुआ है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो भी यहाँ लिखा है उसका ये पुख्ता प्रमाण है। ठीक है, चलिए साहब, अब यहाँ पर कुछ काम की बातें हैं। हमारे पास रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। जब हम लोग कंप्यूटर में भी आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने देखा होगा, है ना। उसमें रोज होती है, कॉलम्स होती है, थाउजेंड्स में होती है रोज ना, 40-50 हजार रोज होती है, 40-50 हजार कॉलम्स होते हैं। इसी के हिसाब से जो भी होता है, तो आपको रोज और कॉलम्स पता होनी चाहिए क्या होता है। फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखो, हॉरिजॉन्टली जो होगी, जो हॉरिजॉन्टल होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, रोज बोलेंगे। ठीक है साहब, और जो वर्टिकल होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कॉलम्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती हैं। जैसे ये देखो, ये कौन सी रो होगी, रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है। ये कौन सी रो होगी, रो नंबर 2, ये कौन सी रो होगी, रो नंबर 3। ओके, सेम यहाँ पे देखो, ये रो नंबर 1 है, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज व्हाट, रो नंबर 2, दिस इज व्हाट, रो नंबर 3। सेम फॉर हियर, ये हमारे पास क्या चीज है भैया, रो नंबर 1 है एंड दिस इज व्हाट, रो नंबर 2। समझ में आ गया, रोज किसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टली देखोगे तो रोज मिलेंगी। अगर अपन वर्टिकली देखें, ऊपर से देखें, ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम नंबर 1, ये हमारे पास में हो जाएगा कॉलम नंबर 2, ये हमारे पास में कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 3, ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम नंबर 1, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 2, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 3। तो आई होप दैट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ठीक है सर, ऐसे में अगर आप देखोगे तो कॉलम 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। समझ में आ रहा है क्या, तो रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज जो हमारे पास में आती है, वो आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, समझ लो बच्चों क्या, हम इससे क्या पता कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं। देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को लिखा जाता है n by n या n क्रॉस n, n into n, जो आपको बोलना है बोलो। स्टैंडर्ड लेवल में अगर देखा जाए, सामान्यतः लोग इसको n क्रॉस n कहते हैं, 60% 40% m by n भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, n by n का क्या मतलब है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर हम कैसे पता करें। तो ऑर्डर पता करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले जो n लिखा होता है वो नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है। किसको बताता है ये, नंबर ऑफ रोज को। और जो n है वो किसको बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। सही है, चलिए अब चेक करके देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूं। n मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, m by n। चलिए, ऑर्डर को नॉर्मली यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में डिनोट किया जाता है ना। सबस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट किसको कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी है तो सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे उसको, यहाँ पर अगर कोई चीज लिखी है तो सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। समझ में आ गया आपकी वाली बात, ठीक है। चलिए, तो मैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बोलूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया इसलिए क्योंकि हमारी वीडियो को बच्चे भी देखते हैं जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा होता है, ताकि बस समझ में क्या। तो अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो अच्छी बात है, पता चल गया। चलिए ना, ऑर्डर हमेशा हम लोग यहाँ पे शो करते हैं सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पर इस तरीके से। चलिए, अगर मुझे इसका ऑर्डर बताना हो तो बताओ इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2। अच्छा, 3/2 को आप 6 नहीं लिखोगे, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखे रहना है आपको, क्योंकि 6 तो 6 into 1 भी हो जाएगा, 1 into 6 भी हो जाएगा, 2 into 3 भी हो जाएगा, उसमें फर्क पड़ जाएगा मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए साहब, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ नहीं, हम लोग नॉर्मल वे में इसको ले लेते हैं, फिर आगे चल के हम गलत कर देते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए साहब, तो 3/2 का मतलब समझ में आया, 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 1 2 3 2 कॉलम। चलिए, इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा, बोलो भाई, 3/3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आगे हम चल के पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी की डिटरमिनेंट डिफाइन होती है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैसे पता चला मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो ना स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या, 3/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए साहब, यहाँ पर अगर आप देखें इसमें कितनी रोज है भैया, 2 रोज है
और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलिए 2/3। बोलिए तभी पता चलेगा आपको 2/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आपको ऑर्डर निकालना आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी मैट्रिक्स हमको दी जा सकती है। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई है। मान लीजिए मैंने बोला मेरे को मैट्रिक्स दी गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/4। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई? 3/4, बिकॉज देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। यहाँ पे कितने कॉलम्स है? 4 कॉलम है, 4 कॉलम आ गया, 3 रोज है, तो ऑर्डर इज 3/4। कितने बाई कितने का भी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने बोला मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जिसमें 50 कॉलम्स हैं और 100 रोज हैं। इतनी बड़ी मैट्रिक्स तो आप बना नहीं पाओगे, इतनी बड़ी मैट्रिक्स तो आप नहीं बना पाओगे ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई छोटा तरीका ढूंढना पड़ेगा। आई बात समझ में क्या? उसके छोटे तरीकों को ढूंढने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं A = AIJ M/N। अच्छा, अब आप बोलोगे भैया AIJ क्या है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा, ठीक है? जैसे भाई मेरा एड्रेस है, अगर कोई मेरे तक पहुंचना चाहे तो दुनिया में कहीं भी रहता हो तो मैं एड्रेस कैसे बताऊंगा? हमें पहले इंडिया में आओ, इंडिया के बाद उत्तराखंड में आओ, उत्तराखंड के बाद ऋषिकेश में आओ, ऋषिकेश के बाद बोलूंगा नियर दयानंद आश्रम आओ, उनको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। तो अब मुझे बताइए, अगर आपको -1 का एड्रेस बताना है तो आप कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे भैया जो -1 है ना वो क्या है? वो दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में है। अगर आपने ऐसा बोला तो मैं समझ जाऊंगा, अच्छा दूसरे रो दूसरा कॉलम -1। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बताना चाहते हो, समझ में आ रहा है, तो किसका इस्तेमाल करोगे? रो कॉलम्स का। उसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है A13। क्या मतलब है इसका? पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। मैंने एड्रेस बता दिया एलिमेंट का। अच्छा, इसके हिसाब से देखा जाए तो पहली रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं छोटे मोटे क्वेश्चन वैसे कराते जा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बात 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से इनवर्स निकालने के लिए। समझ रहे हो आपको? इनवर्स निकालने का एक मैट्रिक्स वाला तरीका होता है जो एनसीईआरटी में, ग्रामर होता है जो हम पढ़ेंगे बाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, तो समझ में आ गया A13 का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है A22, इसका मतलब क्या मतलब है? दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ लिखा हुआ है A45, क्या मतलब है इसका? चौथी रो पांचवें कॉलम का एलिमेंट। समझ में आया क्या? अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है AIJ, अब इसका मतलब क्या है? ith रो jth कॉलम का एलिमेंट। बात समझ में आ रही है क्या? अगर A13 का मतलब पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, A22 का मतलब दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, A45 का मतलब चौथी रो पांचवें कॉलम का एलिमेंट है, तो AIJ का मतलब ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। ये जनरलाइज कर दिया मैंने इसको, क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया मैंने। 1 ये मैं बोल सकता हूँ कि I की वैल्यू 1 से लेके m तक है। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो I की वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके m तक। इसका मतलब इसमें कितनी रोज हो गई? टोटल m रोज है। कितनी रोज हो गई? m रोज। आ गया m रोज? नहीं आया समझ में? देखो समझ में आ गया तो हाँ ना बोल, समझ में आ गया ना? अच्छा, यहाँ बताओ j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? बोलो 1 से लेके और m तक। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके m तक। मतलब इसमें कितने कॉलम है टोटल? n। अगर मतलब बनाना चाहे तो देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं? n कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। नहीं आया समझ में आपको? तो AIJ इज व्हाट? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को जनरलाइज अगर करना हो कि भाई ये काम A12 बोलोगे तो A23 बुरा मान जाएगा, A13 बोलोगे तो A31 बुरा मान जाएगा। इससे अच्छा मैंने AIJ बोल दिया, भाई I की वैल्यू अपने हिसाब से J की वैल्यू पुट करते रहो। समझ में आ गया? तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? देखो A11, A12, A13, A14 एंड चलता है भाई। ये पहली रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, सातवां कॉलम, nth कॉलम। यहां समझ नाउ दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठवीं रो, nth रो, nth रो, दिस इज द nth रो। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये इस लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? AMN। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरीके इस पूरी बड़ी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या होगा साहब कि किसी भी बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए साहब, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में नंबर ऑफ रोज आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको समझ में आ गया, बेसिक चीजें सारी आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई एक मैट्रिक्स बनाओ, है ना, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनाओ, या कंस्ट्रक्ट करके बताओ मैट्रिक्स। ठीक है साहब? चलिए ध्यान दीजिएगा किस तरीके क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ गया होगा आपकी वाली बात? नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन करना चाहें
तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। बाकी धीरे धीरे आप क्वेश्चन से भी सीखेंगे कुछ चीज़ों को, आई बात समझ में, ठीक है साहब। अच्छा चलिए मैं आपको जनरलाइज करके बताता हूँ। मान लीजिए मैं बोलूँ कि हाँ भाई 3x3 की एक मैट्रिक्स बना के बताओ, जनरल मैट्रिक्स बनाओ, तो आप क्या बोलोगे भैया कि A इज इक्वल टू, आप यहाँ लिख दोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। याद रखिएगा पहले रो फिर कॉलम, नहीं आया समझ में। ये 3x3 की मैट्रिक्स बना दी मैंने, समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, अगर बोले कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 तो अपन ऐसे लिख देंगे। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का सवाल करवा देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाएं। आई बात समझ नहीं कर, वैसे मैट्रिक्स में जो टफ क्वेश्चन बनता है ना बाबू, वो तब बनता है जब उसमें पीएनसी ऐड कर दिया जाए। पीएनसी समझते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जब उसको और मैट्रिक्स को मिला के सवाल बनाया जाता है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। आई बात समझ, ठीक है सर। चलिए तो इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई बात समझ में, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उन्होंने सर एक मैट्रिक्स दे रखी है और पूछने बताओ उसका ऑर्डर क्या है, उसका डिटरमिनेंट क्या है। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको भी करेंगे, हमें तो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई। आ जाइए सर, तो इन द मैट्रिक्स, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। यहाँ पे दिया गया है 2, यहाँ पे दिया गया है 35, यहाँ पे दिया गया है √3। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप स्पीड को डबल करके देख सकते हैं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइएगा। 19 5/2, यहाँ पे आ जाएगा -5 -7, and there is a 12, there is a 17, like this. Okay, and they are saying that write the order of the matrix. पहला क्वेश्चन क्या पूछा भाई ने, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बताइए ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, बोलो भाई। 3/4। क्यों आएगा इसका 3/4? There are 3 rows and 4 columns. As we can say order is 3/4। सेकंड अगर हम लोग देखें बेटा, अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो भाई ने पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे मैं वहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ बता देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर को। जैसे अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर 3/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे इसमें। 3 × 3 = 9। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसका ऑर्डर कितना था 3/2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। ओके, इसका ऑर्डर कितना था 2/3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है टोटल 12। तो देयर आर 12 एलिमेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया। अगर n क्रॉस n होता, अगर ऑर्डर n क्रॉस n होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं mn। समझ में आ रही है क्या, प्योर बेसिक चीज है, समझ में आएगी नहीं आपको। चलिए साहब नेक्स्ट इसमें पूछा है राइट द एलिमेंट्स। अब उन्होंने क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई इनकी वैल्यू बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई बात समझ में क्या, मान लीजिए आपसे बोला गया कि भैया तो इसकी वैल्यू बताइए, किस किस की वैल्यू बतानी है आपको। मान लीजिए उसने बोला भैया A13 बताओ, A21 बताओ, A33 बताओ, A24 बताओ, A23 बताओ, इस तरीके से पूछा उसने। इन सब की वैल्यू हमको बतानी है। आई बात समझ में क्या, A21 है, कैसे बताएंगे साहब, इनकी वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा। ओके अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। A13 का मतलब क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये ना 19 कितना हो जाएगा भाई 19। A24 दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम 12। आई बात समझ में क्या, बाकी फिलिंदर ब्लैंक से हम भर सकते हैं। आई बात समझ में क्या, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे, प्योर बेसिक है, समझ में आ गया तो आप भर पाएंगे, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, अगर आता है तो वीडियो को डबल स्पीड में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है साहब। तो ये था भाई साहब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके नाउ मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24 हैं, तो हमारे पास में कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, कितने व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसको आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो फिलहाल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब आप सारी वीडियोस देख चुके होंगे, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे जेईई मेंस या जेईई एडवांस के, उसमें मैं आपको उसको पीएनसी से भी करके बताऊंगा। अभी आपको करके बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा फालतू का वीडियो में देखोगे पहले के समझ में आएगा नहीं है। ठीक है सर, अभी मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं 24 कैसे कैसे आ सकता है। 24 × 1 × 24 एक हो गया, 12 × 2 2 × 12 ऐसे तो कर सकते हो। तो हो गया 3 कैसे लाओगे, 3 के हिसाब से कैसे लाओगे 3 8 जा और 8 3 जा, और कैसे कैसे लाओगे बोलो 4 कैसे काम करो 4 6 जा और 6 4 जा, बस और कोई तरीका है 24 लाने का नहीं। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, बस उसके आगे तो आएगा नहीं 24 खुद है। फिर तो कितने ऑर्डर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके हो गए। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ बोला होता कि भैया ये 1000 है, कितने ऑर्डर पॉसिबल है, तो फिर आप फंस जाते। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो हम लोग पीएनसी की मदद से करेंगे। परमुटेशन कॉमन सेंस, पीएनसी इज नॉट अ चैप्टर, पीएनसी इज अ कॉमन सेंस, है ना भाई। कॉमन सेंस है, उसमें कुछ लाइन वो तभी आप समझ में आता जब आदमी का थोड़ा सा दिमाग जो है डेवलप हो जाए।
समझ में आया कि नहीं आया? तो फिलहाल तो ऐसा कुछ आएगा नहीं आपके बोर्ड में। अगर हम जब जेईई मेंस एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे आपको सारे करके बताऊंगा मैं, आई वाज श्योर, ठीक है? तो आप देखेंगे 1000 का भी कैसे निकालेंगे, 1000 हो 10,000 हो 20,000 हो, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत काम का है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बताइए 2x2 की। आई वाज श्योर उन्होंने दे रखा है कि भैया एक मैट्रिक्स बताइए, कैसे कितने ऑर्डर की चाहिए भाई को मैट्रिक्स? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। और वो दिया गया है कि जो मैट्रिक्स है उसमें शॉर्ट में क्या लिख दिया कि A = Aij, मतलब मैट्रिक्स A है, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल a, सबसे जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम एंट्रीज भी कहते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रीज। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एलिमेंट्स बोलो एंट्रीज बोलो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, तो क्वेश्चन दिया गया हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया जिसके एलिमेंट्स हैं Aij इज इक्वल टू, आपको देखा है i + j और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से दिया गया। बोला 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ, 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ, कितने बाई कितने की भी आप बना सकते हो, ठीक है? 2x2 की मैट्रिक्स को अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मान लेते हैं तो A है वो क्या है बोलो? A11 A12 A21 A22, ऐसे आप एक लिए भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? चलिए साहब, तो अगर मैं A11 की वैल्यू निकालूं, A11 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, कितना है बोलो साहब? A11 की वैल्यू यहाँ पर रखो, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 is 2। आई बात समझ में गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? A12 यहाँ रखोगे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो हम कितना हो जाएगा? 9/2। नहीं आया समझ में? यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो A21 2 + 1 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? A22 मतलब 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। आप कैलकुलेशन चेक करते हैं ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। तो क्या आप इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? दूसरा पार्ट इसका जैसे ही बिल्कुल इजी है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको एक और अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ साथ ही साथ। आई बस हो, ठीक है साहब? ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करके देखते हैं। उन्होंने क्या बोला भाई कि 3x3 का मैट्रिक्स बना के बताओ, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के बताइए। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि Aij इज इक्वल टू, इस तरह से दिया गया है कि i - j/2 when i is greater than j, ओके, और i² प्लस ऑफ j² when i is equal to j। आई बात समझ में क्या? और यहाँ क्या दिया गया ऐसा i + j/2 when i is less than j। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है? चलिए साहब, ये समझ में आ गया आपको? एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और हो भी सकता है, वैसे तो नहीं लिखा मैंने अब तक, ठीक है साहब? बहुत ही बेसिक तरीका है, लेकिन यहाँ से तो पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जो बात बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चलो साहब, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखो ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कई बार बीच में कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा ना, तो उसको मैं एज अ क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ठीक है साहब? अच्छा, जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर जो होता है उसे प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या केवल डायगोनल कहते हैं। अच्छा, इधर ये कुछ नहीं होता, ओके? तो सोचो इधर डायगोनल बना दूंगा, नॉट पॉसिबल। अगर डायगोनल की एक शर्त होती है कि i j के बराबर होना चाहिए। डायगोनल की क्या शर्त होती है कि i j के बराबर 1 1 2 2 3 3 बराबर है। अब समझ में आया डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं? वेयर i = j। या तो नहीं, तो हो नहीं सकता। अब समझ में आया डायगोनल एलिमेंट ये क्यों? अच्छा, यहाँ पर एक बात नोटिस करो, ये क्या चीज लिखा हुआ है i, ये क्या चीज लिखा हुआ है j। बताओ कौन बड़ा है? j बड़ा कि i बड़ा? j बड़ा। यहाँ i लिखा हुआ है j, i मतलब 1, यहाँ पे j3 है, कौन बड़ा? j बड़ा। यहाँ पे कौन बड़ा? j बड़ा। यानी कि डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं ना, वहाँ पर कौन बड़ा होता है? j। यस, i is less than j। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये देखो सवाल टफ बनाया जा सकता है बहुत ज़्यादा, अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं तो आप घूम जाओगे पूरे। समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, यहाँ देखो, ये i है j है, i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू कितनी है 1। कौन बड़ा? i। कौन बड़ा? i। कौन बड़ा? i। इस साइड में कौन बड़ा होता है? i is greater than j। इस पे क्या होता है? i = j। अब बात समझ में आ गई आपको? i j से छोटा है मतलब इधर आ जाओ, i j से बड़ा है मतलब इधर आ जाओ, i j के इक्वल है मतलब इधर आ जाओ। प्रिंसिपल डायगोनल बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस। समझ आया नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत बात तो नहीं है ना? आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। i is greater than j, किधर जाओ? डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे?
डायगोनल के नीचे। ओके, तो प्योर बेसिक है, हालांकि आप यहाँ तो वैसे भी कर सकते हो। तो आई ग्रेटर देन जे मतलब यहाँ निकाल दूंगा A21 A31 A32 निकालने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताते रहिए, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A21 A31 A32, इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। इन सब जगह देखो, आप ध्यान से देखो, आई जैसे बड़ा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ गया वो अच्छी तरह से। चलिए इधर आइए, तो A21 आई की जगह 2 रखो, J की जगह 1 रखो, तो 2 - 1/2 यानी कि 1/2। सही कर रहा हूँ भाई? फिर क्या करूँगा बोलो? 3 - 1/2 यानी कि भैया 1। फिर क्या करूँगा बोलो? 3 - 2/2 यानी अगेन 1/2। कैलकुलेशन देख लेना भाई। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ निकालूंगा I = J, तो क्या करूँगा बोलो भाई? 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट तभी बनेगा जब स्क्वायर डायगोनल बनेगा ही तभी भाई। राइट हैंड में कहाँ से ना हो, समझ में आएगी? आगे पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे स्पेशली, समझो बात। वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी और ये डायगोनल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स केस में। नाउ अब मुझे अगर ये देखना है तो मैं कब देखूंगा? डायगोनल वाले केस में, यानी कि A11 A22 A33। बोलो साहब, आई मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा? 8। तो क्या करोगे बोलो? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो? 18। ये बेसिक है। चलिए सेम फॉर दिस, अगर मुझे निकालना है I लेस देन J, डायगोनल के ऊपर नीचे, ऊपर, ये ध्यान रखो। नहीं समझ में आया भाई? क्वेश्चन आईआईटी वाला का क्वेश्चन देखा ऐसे नहीं देखा, वो क्या करेगा? लिखेगा AIJ एक मैट्रिक्स है, अच्छा रखना शुरू हुआ। फिर क्या करेगा? फिर AIJ एक एलिमेंट है जहां पर I लेस देन J है। बच्चा सोचेगा ये कहां से आ गया एलिमेंट है, तो देखा ही नहीं। तुम समझ जाओगे अच्छा I लेस देन J मतलब डायगोनल के ऊपर का कोई एलिमेंट रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा लंबा चौड़ा सा ड्रामा में। आई बात समझ में, ठीक है साहब? फिर अपन उसे देख के डरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सेम फॉर दिस I लेस देन J, कहां जाऊं? डायगोनल के ऊपर। इधर नहीं आया तो बना के देख लो भाई। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? A12 A13 A23। तो क्या आप निकाल लोगे भाई? A12 बोलो 1 + 2/2 बोलो। हाँ भाई 1 + 3/2 बोलो भाई 2 + 3/2। इन सबकी वैल्यू को उठा के पटक देना तो आपका 3/3 मैट्रिक्स आ जाएगा। कोई बुरी बात नहीं है, समझ में आ गया भाई? तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए साहब, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसके आगे हम लोग सवाल करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल था, है ना? आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है साहब? आगे बढ़ते हैं साहब। तो ये समझ में आ गया आपको भाई कि मैट्रिक्स जो होता है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? एक नया कॉन्सेप्ट है, मार्केट में जो आया था, लॉन्च हुआ था उस समय, लगभग 1850 के आसपास आया होगा उस समय मेरे हिसाब से, ठीक है सर? उस समय मार्केट में आया था, उससे पहले नहीं था ऐसा कुछ। मतलब मैं अब अच्छा आपके दिमाग में आ रहा भैया पढ़ा क्यों रहे हैं? आपने मैट्रिसेस नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ाई है, हमें क्या जरूरत है? देखो इसका अपना अपना यूज है, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं हाँ भाई आप x + y = आपको देखा है 2 यहाँ लिखा हो, मान लीजिए x - y = 3, देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ हाँ भाई x + y + z + w = मान लीजिए मैंने दिया आपको 5, यहाँ लिखा हो मान लीजिए 3x + 2y माइनस ये प्लस है सॉरी, यहाँ लिखा हो -5z + 7w = 6। w को तो हटा दो वरना 4 बार लिखा पड़ेगा, कौन ले लो? w क्या है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। 5x - 7y + 6z = 8। अब कोई आदमी एक क्वेश्चन देकर चला जाए, बोलो सॉल्व करो, हम तो पागल हो जाएंगे। निकाल सकते हैं इसको? वेरी 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन है और 3 इक्वेशन तो आंसर तो आएगा। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन अगर बन जाए तो आंसर आता है। तो ये तो आ जाए। कैसे करूंगा मैं इसको? सिंपल तरीके से x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, उसको इसमें पटक दूंगा, इसमें पटक दूंगा, भाई बात सॉल्व हो गया। और y और z में 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, भाई बात सॉल्व नहीं किया, और बहुत आसान तरीका भी होता है। चलो ये तो 3 वेरिएबल की, 4 होते तो फिर और लंबा, 5 होते तो थोड़ा और लेंथी हो जाता। समझ में आया नहीं आएगा? ओके, तो मैट्रिक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल की इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। भाई बात समझ आगे चलिए आप पढ़ेंगे, समझ में आ गया आपका? ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज थी। नाउ इसके बाद अगर आप देखें बाबू तो एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका नंबर क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सब इतना समझा देता हूँ कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसको नहीं पता तो समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए लिखा है mod of x, ये हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन होता है। आई बात सॉल्व नहीं किया, ये 2 तरीके से ओपन होता है। ये x इसकी वैल्यू x तब आती है जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, इसकी वैल्यू -x तब आती है जब x जो है 0 से छोटा हो। आई बस भाई बच्चे सोचेंगे भैया जो mod x होता है वो पॉजिटिव होता है तो -x कैसे आ रहा है? ध्यान से देखो पॉजिटिव चीज लिखी हुई है, x इज ऑलरेडी नेगेटिव। नहीं आया समझ में क्या? x इज ऑलरेडी नेगेटिव, जब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ तो क्या करोगे? एक और नेगेटिव लगाओगे ना बाहर। नहीं आया समझ में? यानी मॉडुलस के अंदर अगर 2 लिखा है तो 2 आएगा, लेकिन अगर -2 लिखा है तो माइनस ऑफ -2 आएगा, यानी 2 बन गया। नहीं आया समझ में? तो मॉडुलस x कैसा फंक्शन होता है? पॉजिटिव फंक्शन होता है। भाई बात मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और किस तरीके से आप आता है, अगर x 0 से बड़ा है तो डायरेक्ट खोल देता है x आता है, और अगर x 0 से छोटा है तो माइनस लगा के भेजता है ताकि आंसर पॉजिटिव बन जाए।
नहीं आया समझ में, तो ये इसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ 3 तो आप 3 लिख लीजिएगा, -3 लिखा है तो आप समझते हैं 3 बनेगा लास्ट में। तो ये हमारे पास हो गया एक्सरसाइज 3.14 का जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपको हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, प्योर बेसिक चीज है। अब मैं आपको जो है आगे लेके चलता हूँ साहब, और हमारे पास मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए क्या क्या है। तो जैसे ही आप जाएंगे पेज नंबर जो है 61 पे, तो आपको सबसे पहले मिलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है भाई साहब रो मैट्रिक्स, फिर हमारे पास में आता है कॉलम मैट्रिक्स। पढ़ते समय एक बात ध्यान रखें, आपके पास आपका पेन, कॉपी और एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। आई बात समझ में क्या, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करा करो, तभी मजा आता पढ़ने में। अब तुम ऐसे पढ़े हुए हो रजाई के अंदर गद्दे में सो रहे हो मोबाइल लेके, तो समझ में नहीं आएगा भैया, आई बात मजा ही नहीं आएगा, भूल जाओगे। लिख लिख के पढ़ोगे, पैन हाथ चलेगा तो समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से काम भी होगा आपका, ठीक है साहब। तो सबसे पहले हम लोग बात कैसे कर रहे हैं भाई, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या क्या चीजें होती हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नाम से स्पष्टीकरण है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम ही जैसा दिखाई देगा कुछ। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलोगे आप, जो कॉलम के जैसे दिखाई देता हो। एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 61 पर मिल जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो कॉलम के जैसा दिखाई देगा, अर्थात हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है साहब। उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, मतलब इसके पास केवल क्या हो भैया, एक ही कॉलम हो। अब बोलोगे भैया एग्जांपल दो, आ जाओ साहब आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है ABC, नाउ यू कैन सी, एक कॉलम है। अच्छा रो कितनी भी हो सकती है उससे कोई मतलब नहीं, कॉलम तो एक है ना। आई बात समझ में, ओके। इसका ऑर्डर बोलो कितना है, 3/1। आई बात समझ में, आप बोलोगे नहीं भैया मजा नहीं आया, एक और एग्जांपल दो। मैंने बोला 1 2 3 4, कितनी रोज है बताओ, 1 2 3 4 रोज हैं और एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसे 5 रो एक कॉलम, 6 रो एक कॉलम, ऐसा अगर जनरलाइज मुझे करना हो, मैं बोलूं एक जनरल मैट्रिक्स लिख के बताओ जिससे सेटिस्फैक्शन हो, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, ये एक मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर बताओ आप, तो बोलो n into 1, क्योंकि n, अब आप बोलोगे भैया हम तो रो को m लिखते हैं, कुछ भी लिखो मतलब पहले रो आएगा बस। मैंने अगर m/n लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रो को तुम m ही मान लोगे, मान लो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम m नहीं ले सकते, मैंने पहले लिखा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें कितनी रोज हो सकती हैं, n रोज हो सकती है, लेकिन कॉलम एक ही होगा भाई। कॉलम कितना होगा, एक ही होगा। एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी वालों ने इसे n क्रॉस l लिखा, 1 लिखा है, चलेगा। m क्रॉस 1 बोलो, n क्रॉस 1 बोलो, p क्रॉस 1 बोलो, कॉलम एक है, रोज कितनी भी हो सकती हैं। आई बात समझ में, ज्यादा बहस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बिठा सकूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आई बात समझना, स्पीड तो बताइए आपको मेरी, ठीक है सर। तो हमारे पास बेसिक चीजें रहेगी। नेक्स्ट हमारे ये समझ में आ गया, दिस इज व्हाट कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, रो मैट्रिक्स। आप समझ में आ गया होगा, ये तो बच्चा जब इसी समझ में आ गया तो ऑब्वियस है इसके बाद खुद को देना समझ में आ रहा है क्या होगा भाई, बोलो सिंगल एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैसे लिखूंगा भाई, यहाँ पे लिख दूंगा ABC, बोलो सर कितनी कितनी रोज है इसमें, एक रो है, कॉलम कितने हैं 3, तो क्या लिखूंगा इसको 1/3। अगर मैं आपसे बोलूं नई मैट्रिक्स बनाओ तो 1 2 3 4, बताओ भाई कितने कॉलम्स है इसमें, 4, रोज एक ही है तो 1/4। ऐसे अगर मुझे जनरल मैट्रिक्स लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, AIJ, क्या लिखूंगा बोलो 1/n या 1/n, जो भी लिखना चाहो। मतलब इसमें रो तो एक ही होगी लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब बोलो भैया आप बराबर A बराबर AIJ, आप B बराबर BIJ लिखो, उसमें क्या है। नॉर्मली ये होता है कि जो अंडर लिखते हैं वो स्मॉल लिखते हैं हम लोग, है ना। कैपिटल लिखना बुराई कुछ नहीं है, आई बात समझ में, ये लिख नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं, लिख क्यों नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट नॉर्मली ये कि जब आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया तो कोशिश करो कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज आप अंदर भर रहे हो वो कैसे हो, स्मॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए साहब, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, या तो समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आता है भाई, नल मैट्रिक्स आती है। क्या आती है हमारे पास में, नल मैट्रिक्स। अच्छा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी, चलो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है साहब। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है साहब। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, स्क्वायर टाइप का कुछ बनना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A = AIJ, ये इसका ऑर्डर है n/n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, जब n बराबर n होगा। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 3/3 की मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 4/4 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से हमारे पास में क्या आता है भैया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आता। चलिए साहब
तो हमारे पास बेसिक चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग केवल n ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर मैंने बोला कि हाँ भाई 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, मैं आपको बोला भाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मुझे अब ये बात बोलने की जरूरत नहीं कि मैं 3 स्क्वायर ऑर्डर की बोलूँ या 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जब मैंने एक डिजिट बोला है तो दूसरी आपको 3 लेनी है। इतना कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है आपको। आई वाज सॉल्विंग क्या एनसीईआरटी सीधा सीधा कहती है आई वाज सॉल्विंग, ठीक है सर, एंड इट इज आल्सो नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आई वाज सॉल्विंग क्या, तो डायरेक्टली इस तरीके से कहा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी समझाया था कि हमारे पास में इस तरीके से जो यहाँ पे कंडीशन, अगर मैं 3/3 की एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पे A11 A12 A13 आ जाएगा, A21 A22 A23 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A31 A32 A33 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं, पता ही आपको। तो इसमें जितनी भी एंट्रीज आएंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे या डायगोनल एंट्रीज बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बात नहीं है ना। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं नोट में बहुत ही बढ़िया नोट यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी वालों ने कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर n की, देन एलिमेंट्स जो A11 A22 A33 A44 A55 ANN, इन सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल्स कहते हैं। और इन सभी एलिमेंट्स को एलिमेंट का डायगोनल कहा जाता है, मतलब मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि अगर हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें, क्या कहानी, समझ में आया नहीं है। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, लेडी डायगोनल भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हमारे पास में आ गया सब आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा काम था, ठीक है साहब। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आई वाज सॉल्विंग में क्या, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक, अगर आप एनसीईआरटी में देखें, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो टॉपिक एनसीईआरटी में इसके बाद सीधा डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताने से पहले एक और चीज बता देता हूँ जो हमारे पास बहुत काम की होती है बाबू, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आई वाज सॉल्विंग और यू कैन से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। समझ आया कि नहीं आया, एक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ठीक है साहब। तो देखो ट्रेस का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, ट्रेस फॉर्म जैसे मान लीजिए हमारे पास में मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, आई वाज सॉल्विंग, ठीक है साहब। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन अवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये नहीं है, आई वाज सॉल्विंग नहीं है एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो इफ वी हैव ए, और ये मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, चलो हाँ मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए लिखा है 1 4 9 7 8 2 5 6 7 एंड सो ऐसे कुछ भी मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, ट्रेस ऑफ ए लाइक दिस, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रेस, क्या मतलब होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना। कितना आ जाएगा बोलो भाई, 1 + 8 + 7 8 7 15 और 1 16, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ गया, 60। समझ में आया ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, क्या होता है ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है क्या, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका सम अगर आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए जो आप ट्रेस की बात उठी है तो एग्जांपल आपके ऊपर एक और लेके देखते हैं, देखते हैं आपको आता है कि यहाँ पर अगर मुझे बताना हो, बताओ भाई इस मैट्रिक्स के लिए मैं ट्रेस ऑफ ए कैसे लिखूं, बोलो A11 + A22 + A33 + A44 एंड सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, ANN। इसी बात को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो सिग्मा बना होगा आपने, सिग्मा, तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा, यहाँ लिख दूंगा A, यहाँ पे लिख दूंगा I, और जो I की वैल्यू वो कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक। समझ लो बात को क्या, तो I = A11 फिर सिग्मा क्या करेगा, प्लस लगा देगा, A22 सिग्मा क्या करेगा, प्लस लगा देगा, A33 सिग्मा क्या करेगा, प्लस लगा देगा। अब वो कैपिटल पाई के बारे में पता होगा, अगर आपको कैपिटल पाई के बारे में नहीं पता, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पाई और I की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इस तरीके से ये लिखा होता तो इसका मतलब क्या पता है ना, पाई का मतलब प्रोडक्ट, कैपिटल पाई का मतलब प्रोडक्ट। समझ लो बात, कैपिटल पाई का मतलब क्या, प्रोडक्ट, मतलब कैसे आएगा, A11 * A22 * A33 मल्टीप्लिकेशन समेशन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ट्रेस समझ में आया क्या होता है, एक बार दोबारा बोलो, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज, जो भी आप बोलना चाहो। अब इसे मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलूंगा, ठीक है। चलिए सर समझ में आ गया आपको, ट्रेस ऑफ समझ में आ गया। चलिए अब ट्रेस ऑफ ए की खासियत है ना, ट्रेस ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सर। ट्रेस ऑफ ए की क्या प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कहा कि आप जेईई में जेड से क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसमें हो सकता है इसका कहीं इस्तेमाल हो, और एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तभी आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी के दम पे जेईई एडवांस करेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो बच्चे को पता ही नहीं। जब बच्चे को बात ही नहीं पता तो फिर उसके दिमाग का क्या लेवल देखें, समझो बात। चलिए तो वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेस, है ना। ट्रेस के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, आपको ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। आई वाज सॉल्विंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ठीक है साहब। हमारे पास जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझने की कोशिश किया। पहला हमारे पास में क्या आता है, अगर मैं ट्रेस ऑफ ए निकालूं प्लस उसमें ट्रेस ऑफ बी ऐड कर दूं तो मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। यानी हमारे पास मान लीजिए इसका एग्जांपल आपको
दे देता हूँ। आई बात सॉल्व ठीक है सर। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास दे रखी, मान लीजिए लेट से कुछ भी सपोज कर लो यार, 10 है 12 है 13 है, आई बात सॉल्व क्या -4 -5 6 मान लो 2 3 5 ऐसे कुछ मान लेते हैं। आई बात सॉल्व क्या? बताओ मुझे इसका ट्रेस बोलना जरा कितना आएगा, बोलो भाई। इसका 9 5 15। अरे व्हाट इज ट्रेस? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है ना। इसका ट्रेस बोलना जरा क्या आएगा, बोलो भाई 10। इसका ट्रेस कितना आएगा, बोलो भाई 10। ट्रेस ऑफ b = कितना आएगा 10। इन दोनों का अगर मैं सम करूं, अगर आप यहाँ पे देखो आई बात सॉल्व में, अगर आप इनको सम करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 + 10 कितना आएगा 25। अच्छा अब हमारे पास a + b, ट्रेस ऑफ a + b मतलब पहले a + b मैट्रिक्स को ऐड करो। अभी मैंने एडिशन सिखाया नहीं आपको, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका तभी ये होता है बेटा, ये दो मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। क्या चीज सेम हो? ऑर्डर। इफ ऑर्डर इज सेम देन मैट्रिक्स कैन बी एडेड। आई बात समझ में क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? तो a + b अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड होगा। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ तो आप ऐड कर सकते हो। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे तो जब आप ऐड करोगे तो बताओ a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एडिशन भी सिखा रहा हूं, देखो साथ साथ है, ठीक है सर। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 के साथ कौन ऐड होगा 10, बोलो कितना आएगा 11। 2 + 12 कितना आएगा 14। 3 + 13 बोलो कितना आएगा 16। 4 - 4 कितना आएगा 0। 5 और 5 0 हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 8 और 3 11 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अब आप a + b का ट्रेस निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है। ट्रेस ऑफ a + b बताना कितना आ रहा है जरा। 11 + 14 कितना आ रहा है 25। वेरीफाई हो गया? आई बात समझ में? तो ट्रेस ऑफ a + b बोलो या ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b बोलो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? कुछ गलत बात तो नहीं आता। इस तरीके से हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब निकाल सकता हूं, उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है। ऐसे में जो बाकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं सारी वेरीफाइड है। आई बात समझ में क्या? आपको मैंने पहली वाली वेरीफाई करके बता दिया है, धीरे धीरे आप सीखेंगे तो समझते जाएंगे, ठीक है साहब। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेस ऑफ k × a, यानी अगर कोई मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया गया है फिर उसका ट्रेस लिया गया है, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं k × ट्रेस ऑफ a। आई बात समझ में क्या? यानी पहले मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो फिर उसको k से मल्टीप्लाई करो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि मतलब कोई भी स्केलर नंबर है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है साहब। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आती है भाई? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है कि ट्रेस ऑफ AB जो होता है ना बेटा, वो ट्रेस ऑफ BA के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ AB किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ BA के इक्वल होता है। BA AB क्या चीज है? प्रोडक्ट है ना। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है तो AB आ जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, कब डिफाइन, कई बार तो डिफाइन ही नहीं होगा, मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं होगा, वो सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। ओके चलिए साहब अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े भैया तो हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें बाबू तो हमारे पास में सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हमारे पास में आता है स्केलर मैट्रिक्स एंड देन हमारे पास में क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया गया एनसीईआरटी में? सबसे पहले आपको दिया गया बाबू डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको क्या दिया गया बोलो भाई? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई ना कि हम इस्तेमाल करेंगे, आएंगे समझ, चिंता मत करिए, ठीक है साहब। जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना मैट्रिक्स को तब दोबारा रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीचों में बता दिया है, ठीक है साहब। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स B, आपके पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है B IJ आपको इस तरीके से दिया गया है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एज यू नो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ये m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, शॉर्ट में m किया जा सकता है। इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कौन से वाले एलिमेंट्स? नॉन डायगोनल। अच्छा नॉन डायगोनल को हम लोग ऑफ डायगोनल भी कह सकते हैं। कौन सा वाला ऑफ? O डबल F। डायगोनल को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके तो इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो दैट इज मैट्रिक्स B सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, यानी अपन कह सकते हैं अगर BIJ की वैल्यू जीरो तो होनी चाहिए, लेकिन कब? जब I = J ना हो, क्योंकि I = J कहाँ होता है? डायगोनल्स पे होता है। देखो मैं पूरा एनसीईआरटी बता रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी लेके बैठ रहा पढ़ने के लिए, एक लाइन को पढ़ना तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो एक्स्ट्रा चीज को बता रहा हूँ मैं आपको अलग से कि एक्स्ट्रा है, समझ जाए नो प्रॉब्लम, बोर्ड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ जाए तो मोस्ट ऑफ की दिक्कत क्या है उसको बताने में? भाई मैंने आपके बगल में नमक रख दिया खाने के साथ, ज्यादा है तो मत डालो, ज्यादा नहीं है तो डालो, क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसको जैसा पसंद है वैसा करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें।
तो मेरे हिसाब से आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप बोलोगे भैया इसका एग्जांपल दो, तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होती है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होगी? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, और यू कैन सी ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं और थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखूं तो मैं कह सकता हूं D1 0 0 0 D2 0 0 0 D, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 3। ये हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। आई बस और क्या डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DIJ, और यहाँ लिख सकते हैं D1 D2 और D3, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स को बताएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ मेरे पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मैंने लिखा हुआ मान लीजिए 3 7 और 9, तो आप इसका क्या मतलब निकालो? अगर लिखा हुआ 3 7 9, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो A है वो किसके इक्वल है? 3 0 0 0 7 0 0 0 9, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई बात समझ में क्या? लेकिन यहाँ पर एक बात आपको काम की रखनी है, ध्यान यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है? एक बात काम की रखनी है, सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते भाई। आप बोलोगे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो आप भैया आप बोलोगे भैया क्या मैं इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं? लिखा हुआ है 3 0 0 0 ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? बोलो जरा एक बार, 3 0 0 0 0 0 0 0 0, यस इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है ना। समझ में आएंगे? अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो बन गए तो क्या बन जाएगी? नल मैट्रिक्स में बात। जबकि कई किताबें ऐसी भी हैं जहां पर 0 0 0 नल मैट्रिक्स को भी, स्क्वायर नल मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये गलत है। एनसीईआरटी वालों ने अलग से नल मैट्रिक्स को लिखा हुआ है। आई बस जब एनसीईआरटी में जाएंगे तो नल मैट्रिक्स में उन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 0 0 लिखा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते, किसी न किसी को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। या तो ऐसा हो जाए 3 0 0, या फिर यहाँ पे जीरो होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता तो ये जीरो हो जाता, मतलब सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा। समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ गया क्या? सारे एक साथ जीरो नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? चलिए सब ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, सारे जीरो एक साथ नहीं हो सकते हैं, सीधी सीधी बात है। कई लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो दोनों आंसर हम तो, अगर हम एनसीईआरटी का कोई जवाब देना चाहें तो हम बोलेंगे सही है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो एक साथ नहीं ले सकते। सही है साहब? चलिए तो ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं साहब। आगे हम लोग देखें तो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है साहब? अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है साहब, अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास में क्या है भाई? अच्छा, इसमें 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि 1 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, 2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको? है ना? उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है भाई साहब हमारे पास में? स्केलर मैट्रिक्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्केलर मैट्रिक्स, साहब ये ध्यान से देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के उसमें है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और डायगोनल के अंदर स्केलर आता है। अगर सारे डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? एक जैसे हो जाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मान लीजिए अगर मैं लिखा यहाँ पे मैट्रिक्स, मैंने यहाँ लिखा मान लीजिए लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, या के बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो इसको के बोल दो। आई बस मतलब कोई भी कांस्टेंट स्केलर, कोई भी स्केलर चीज आई बस सॉल्व नहीं किया तो ये क्या बन जाएगी? ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर भी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। समझ में आएंगे नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हम इसके डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं भाई? अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा इस तरीके से AIJ इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए m/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। दूसरी बात, जो AIJ है वो किसके बराबर होना चाहिए? K के। कब? जब I नॉट इक्वल टू J है, और जहां पर I इक्वल टू J है AIJ बराबर 0 होगा। अगर सॉरी ये I इक्वल टू J होगा और ये I नॉट इक्वल टू J होगा। समझ में नहीं आएगा? अगर AIJ 0 है तो कब होगा? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इधर वाले एलिमेंट्स से इधर वाले एलिमेंट्स से वो 0 हो सकते हैं जहां पर IJ के बराबर नहीं है। यहाँ पर IJ से छोटा होता है इस वाले हिस्से में और डायगोनल के नीचे IJ से बड़ा होता है। समझ में रहेगा? तो वहां पर वो 0 होंगे, और जो AIJ है जहाँ AIJ के कब होगा? जब IJ के बराबर, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया हमारे पास में? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आएगा? तो दिक्कत की बात तो नहीं है ना? अच्छा, स्केलर के अंदर भी हमारे पास एक टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स के ऑर्डर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/3, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारे पास में? स्केलर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? 1 ऑर्डर की।
अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास में इस तरह से लिखा हुआ है -1 0 0 -1 एनसीईआरटी एग्जांपल ले रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। ऐसे ही और एग्जांपल लेता हूं, C बराबर मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। ये भी क्या आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स है, हां डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए साहब, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज है। अब और आगे बढ़ते हैं। अगर हम और आगे बढ़े भैया तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि अगर ये के की जगह भी 1 हो जाए, अगर के की जगह कितना हो जाए 1 हो जाए, तो एक नया टाइप आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं कई लोग उसको, और कई लोग क्या कहते हैं बेटा उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं भैया कई लोग उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो कई लोग उसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो, कई लोग उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं ना। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि हाँ भैया यहाँ लिखा हुआ है 1 0 0 1, तो आप बोलोगे भैया ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो 1 1 हो गया ऐसे। अच्छा, इसको आई से डिनोट करते हैं, किस नोट करते हैं? आई से। अच्छा, I2 लिखा है मतलब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I3 लिखा है मतलब थर्ड ऑर्डर की। I3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I4 का मतलब लिखना होगा, I4 कैसे लिखोगे बोलो भाई? 4 ऑर्डर की 1 0 0 0, आई बात समझ में? 0 1 0 0 0 0। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 0 0 0 0 1, आई बात समझ में? A11 A22 A33 A44 1 के सारे 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी I4। आई बात समझ में? कई बुक्स में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 ऑर्डर का भी बोला गया है। आई बात समझ में? कई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अगर उन्होंने लिख दिया है कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है A = 1, तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कई किताबों में आपको मिलेगा कि I1 नाम की कोई चीज नहीं होती है। आई बात समझ में? क्या? क्योंकि उसमें जीरोस में आया था, इसमें जीरो तो है नहीं, 2 जीरो भी तो होने चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कई बार कई लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं होती है, एनसीईआरटी इस बात को एक्सेप्ट करती है। आई बात समझ में? तो ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कई लोग आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता, हमें पीएचडी नहीं करनी है इस चीज पे, ठीक है? समझो बात को? क्या एक्सेप्ट है एनसीईआरटी में एक्सेप्ट है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, I2 I3 नॉर्मली इन्हीं का इस्तेमाल होता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर पे नहीं जाते हो। आई बात समझ में? समझ में आ गया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। क्या लिखी हुई है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। यस भाई, स्केलर तो है ये, सेम ही तो हो गया। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा? के लिखा है वहां क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर I बराबर J है तो AI को 1 बनना पड़ेगा, A11 A22 A33 सब 1 होने चाहिए। और अगर I है J बराबर 0 है तो I बराबर J नहीं है, मतलब डायगोनल को एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 हो सकते हैं। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने देखा यहाँ पर तो मैंने अभी बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम लोग देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स आई, हमारे पास में दूसरी बात क्या आई, और डायगोनल स्क्वायर में डायगोनल आया, डायगोनल में स्केलर आया, स्केलर में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ऐसे अगर हम लोग दूसरा देखें तो हमारे पास में आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है साहब? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है भैया, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा कैसे बनती है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको सब बना के दिखा देता हूँ। आई बात सुनो, ठीक है साहब? तो आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं। डायगोनल में क्या आता है? स्केलर आता है। स्केलर को भी हम स्पेशल अगर टाइप से लिखना चाहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए साहब, अब आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सो वी टॉक अबाउट द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई बात समझ में? क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं साहब। दो तरीके डिफाइन करने का मतलब ये हो गया, एक हमारे पास में आता है कौन सा वाला आता है भाई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ? आउट ऑफ एनसीईआरटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ क्या, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसको अच्छा लगे तो पढ़िएगा, वरना डबल क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है साहब? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर? अपर से याद देखो नीचे वाले एलिमेंट जीरो, उल्टा याद रखना है। अपर मतलब लोअर, अपर मतलब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, और लोअर मतलब डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो। आई बात सुनो, ठीक है साहब? तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ आपको। आई बात समझ में? क्या मान लीजिए मैंने लिख दिया A B C 0 G D और यहाँ लिख रहा हूँ 0 0 F। ये आपका क्या है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स है। सारा बात। अच्छा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या चीज है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है? डायगोनल। डायगोनल में आगे जाके देखा तो स्क्वायर, सॉरी स्केलर। स्केलर में आगे जाके देखा तो आइडेंटिटी। इधर में आओगे तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के दो पार्ट, यूटीएम और एलटीएम। नहीं आया समझ में? क्या स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, तो आप देख सकते हैं डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपर या लोअर?
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे अगर मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होगी तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो भाई। ये मेरे पास में जाएगा A 0 0, यहाँ पे लिख दूंगा B C 0, यहाँ पे क्या लिख दूंगा D, या मैं लिख सकता हूँ D C F। तो ये देखो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 हो गए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कुल मिला के आपको पता है इस साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एड्रेस कैसे बताते हैं। इस साइड वाले एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं, Aij। लेकिन कब, अगर मैं बोलूं कि Aij 0, इधर क्या होता है, when I less than j। इस साइड पहुंच गया ना। अगर I j से छोटा है तो Aij 0 हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इधर आ जाओ, इसमें कैसे लिखोगे, Aij बराबर 0 when I is greater than j। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ देखो I j से बड़ा होता है, अगर I j से बड़ा है और कुछ तब ये 0 होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ में आ गया होगा कुछ तरीके से। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, देखो ट्रायंगुलर टू ट्रायंगल ही बन रहा है यहाँ पे, ट्रायंगुलर। यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा है। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वाले एलिमेंट 0, लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाले एलिमेंट 0। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।